नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एडवोकेट संवाद की मेंस राइट सीरीज में। और आज हम बात करेंगे, जब शादी टूटती है तो कानून पुरुषों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल और सुप्रीम कोर्ट की अनिश कुमार की जजमेंट कैसे आपका बचाव कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है। अगर आपको डर है कि आपके खिलाफ 498A डाउरी जैसे आरोप लग सकते हैं और पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो आप BNSS के सेक्शन 482 के तहत एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं। ये एक प्री अरेस्ट बेल होती है, यानी गिरफ्तारी से पहले ही कोर्ट आपको बेल ग्रांट कर देता है। अब सवाल आता है कि कब और कहाँ ये एप्लीकेशन लगाई जानी चाहिए। तो आप ये याचिका सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। ये जरूरी है कि आप जल्द से जल्द ये एप्लीकेशन लगाएं, तभी आपको बेल जल्दी मिल सकती है। अन्यथा एक बार गिरफ्तारी होने के बाद बेल मिलने में मुश्किल होती है। याचिका में ये बात बताना जरूरी है कि आपके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है वह झूठा है, आपको गिरफ्तारी होने का डर है और आप जांच में सहयोग करेंगे। अब बात आती है कि एप्लीकेशन फाइल करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाने चाहिए। अगर आपको FIR की कॉपी मिल गई है तो उस FIR की कॉपी भी एप्लीकेशन के साथ में लगाएं, ताकि कोर्ट को केस के बारे में जानकारी मिल सके। अगर आपके पास पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों का कोई सबूत है, जैसे कि व्हाट्सएप चैट या ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग, तो वो भी कोर्ट के सामने जरूर सबमिट करें। अगर कोई पुरानी शिकायतों का रिकॉर्ड आपके पास है, जिसमें आपने पत्नी के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है या पत्नी ने आपके खिलाफ कोई झूठी कंप्लेंट दर्ज कराई है, तो वो भी आप कोर्ट में सबमिट करा सकते हैं। आपको और आपके परिवार का ID प्रूफ और एक एफिडेविट भी आपको कोर्ट में सबमिट कराना होगा, जिसमें आप अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख सकें। अब कोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट करें कि आपको बेल आसानी से मिल सके। अगर कोई पहले से चल रहे तलाक या कोई और पारिवारिक विवाद कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसकी डिटेल भी कोर्ट में दें। आप कोर्ट को यह भी अवश्य बताएं एप्लीकेशन के द्वारा कि आपका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और आप कहीं भी फरार नहीं होंगे और जांच में जरूर सहयोग करेंगे। अगर पत्नी आपको ब्लैकमेल कर रही है और अगर आपको झूठे केस की धमकी दे रही है और आपके पास उसके कोई प्रूफ है, तो वो कोर्ट में जरूर सबमिट करें, वो आपके फेवर में जरूर काम करेंगे। अगर आपने पहले सेटलमेंट की कोई भी प्रयास करा है, तो उसके बारे में भी कोर्ट को जरूर बताएं और यह बात भी कोर्ट में बताएं कि आपके खिलाफ लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं और झूठे कैसे हैं। अब आइए बात करते हैं एक सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जो कि 498A और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में गिरफ्तारी के बारे में गाइडलाइन के बारे में बताती है। ये जजमेंट है अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की। साथियों, ये 2014 की सुप्रीम कोर्ट की काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस जजमेंट में कोर्ट ने साफ कहा कि 498A का दुरुपयोग हो रहा है और बिना जांच के पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कुछ कड़े निर्देश भी कोर्ट को और पुलिस अथॉरिटी को दिए, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, सिर्फ इस आधार पर गिरफ्तारी न करे पुलिस कि अपराध गंभीर है और गैर जमानती है। साथियों, इस जजमेंट से पहले कई बार ये देखा कोर्ट के द्वारा ये नोटिस किया गया कि केवल इस ग्राउंड पर गिरफ्तारी कर ली जाती थी कि जिस अपराध में केस दर्ज हुआ है वह गंभीर है और गैर जमानती है। कोर्ट ने इसमें कहा कि पुलिस को सोच समझ कर ही गिरफ्तारी करनी चाहिए। कोर्ट ने दूसरी गाइडलाइन दी कि सिर्फ शिकायत मिलने पर पुलिस तुरंत गिरफ्तारी ना करे और पहले आरोप की सच्चाई जांच ले। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी गाइडलाइन में कहा कि CRPC की धारा 41 का पालन करने के बाद ही गिरफ्तारी हो। मतलब जब पुलिस यह बात इंश्योर कर ले कि आरोपी भाग सकता है, सबूत मिटा सकता है या गवाहों को धमका सकता है और इन्हीं वजहों की वजह से उसको गिरफ्तार करना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ही गिरफ्तारी हो सकती है, अन्यथा गिरफ्तारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है
तो उसको रिटर्न में कोर्ट को ये कारण देने होंगे कि उसने आपकी गिरफ्तारी क्यों करी, या गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो भी उसको इन कारणों को कोर्ट को बताना होगा कि किन कारणों की वजह से गिरफ्तारी नहीं की गई है। आगे सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट यह भी बताती है कि गिरफ्तारी करने से पहले पुलिस को हर एक आरोपी को एक नोटिस भेजना होगा जिसमें आरोपी अपना पक्ष पुलिस के सामने रख सके। आगे दी गई गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को हर एक आरोपी की गिरफ्तारी की वैधता की जांच करनी होगी। मतलब अगर एक बार कोई आरोपी गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट को भी यह जांच करनी होगी कि जो गिरफ्तारी हुई है क्या वह सही है या नहीं। और पुलिस को यह भी निर्देश दिए गए इस जजमेंट के द्वारा कि हर गिरफ्तारी का रिकॉर्ड पुलिस को तैयार करना होगा और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन गाइडलाइन का पालन अगर नहीं किया जाता है तो पुलिस और कोर्ट दोनों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जा सकती है। तो साथियों, ये मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो बात करें कुछ डाटा की तो साल 2012 में लगभग 1,97,000 गिरफ्तारियां केवल 498 में हुई और उनमें से 85% में कन्विक्शन साबित नहीं हो पाया। मतलब वह केस या तो झूठे थे या उनमें इतने सबूत ही नहीं थे मिल पाए कि कन्विक्शन हो पाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ कहा कि 498 ए को सुरक्षा के लिए बनाया गया था, परंतु अब इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप अरेस्ट से कैसे बच सकते हैं? जैसे ही विवाद शुरू होता है आप तुरंत वकील से संपर्क करें और एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाएं। अगर पुलिस आपको अपने सामने पेश होने का कोई नोटिस देती है तो उसका जवाब तुरंत दें और कोर्ट में सहयोग दिखाएं। अगर पुलिस गिरफ्तारी करती है और मैंडेटरी इन गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट आपको बेल पर छोड़ सकता है। अंत में मैं यही सुझाव दूंगा कि घबराएं नहीं, सही कानूनी सलाह लें। झूठे केस का मुकाबला भावनाओं से नहीं, कानून और सबूतों से करें। कोर्ट को दिखाएं कि आप शरीफ हैं और जांच में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। परिवार के लिए भी अलग से एंटीसिपेटरी बेल लगाएं। एक एंटीसिपेटरी बेल लगाने का मतलब यह नहीं है कि सभी आरोपियों को बेल मिल जाएगी, इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए अलग से एंटीसिपेटरी बेल लगानी होगी। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको या आपके जानने वाले किसी व्यक्ति के लिए की मदद कर सकती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और एडवोकेट संवाद चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक याद रखें, कानून समझो, सम्मान से जियो। जय हिंद।